हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइंस जो है वो यूजीसी नेट एजुकेशन के पेपर में मेंशन्ड हैं। 5 जो है वो क्वालिटी रिसर्च डिजाइंस मेंशन है। 5 के 5 हमें पढ़ के जाने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएचडी का इंटरव्यू हो या बाकी चीजें हो, आपको रिसर्च डिजाइंस पता होने चाहिए। ठीक है जी। आज हम बात करेंगे नैरेटिव रिसर्च डिजाइन की। इसके अलावा और अगर मैं बताऊं तो ग्राउंडेड थियरी है, केस स्टडी डिजाइंस हैं, एथनोग्राफी है और एक मिक्स्ड मेथड रिसर्च डिजाइन है। तो ये चारों भी हम करने की कोशिश करेंगे इस एग्जाम से पहले। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 3 चीजें जो है वो सिलेबस में मेंशन है यूजीसी नेट के। मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टेप्स क्या हैं जब हम नैरेटिव रिसर्च डिजाइन की बात करते हैं। ठीक है। ये तो ध्यान रखना कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन का पार्ट है। दूसरा, नैरेटिव, हम नॉर्मली बोल देते हैं ना कि वो स्टोरी नैरेट कर रहे हैं। तो वो जो नैरेट है ना, कि कहना, स्टोरी कहना, कहानी कहना, वो टू नैरेट वर्ब से ये नैरेटिव वर्ड निकल के आया है, या टू टेल से, जो कि हम एक स्टोरी के वे में लेके चलते हैं। लिटरेरी फॉर्म जो है क्वालिटेटिव रिसर्च की, वो ये इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग टाइज है इसके लिटरेचर के साथ, और लिटरेरी फॉर्म में ही इसको प्रोवाइड करते हैं। हम लास्ट में लिख के जो है कंप्लीट एक स्टोरी की तरह लिख के एक किसी का एक्सपीरियंस जो है वो दिखाते हैं। रिसर्चर्स डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ इंडिविजुअल्स, collect and tell stories about the people's lives and write narrative of individuals experience। यानी इसमें नॉर्मली क्या होता है, एक हमारे पास रिसर्चर होगा, एक इंडिविजुअल होगा। वो इंडिविजुअल अपनी स्टोरी जो है वो बताएगा किसी भी वे में रिसर्चर को, और रिसर्चर जो है उसको इंटरप्रेट करके और उन्हीं भाव के साथ उसको लिखने की कोशिश करेगा। तो ये पूरी स्टोरी यहाँ पे रहेगी कि कैसे लिखेंगे। किस पे फोकस करता है, ये सिंगल पर्सन पे या इंडिविजुअल पे फोकस करता है, ये बात याद रखनी है। क्योंकि बहुत सारी जगह हम देखेंगे, जैसे ग्राउंडेड थियरी में क्या हो जाता है, थियरी होगी ना, तो एक तरीके से हम उसमें जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, एक थियरी बनाने की कोशिश करते हैं। एथनोग्राफी में हम कल्चरल नॉर्म्स के साथ एक ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं। ठीक है। लेकिन नैरेटिव रिसर्च में हम क्या देखेंगे, माइक्रो लेवल पे, या हम एक इंडिविजुअल को लेके चल रहे हैं तो इंडिविजुअल की स्टोरी होगी, वो माइक्रो लेवल पे ये चीजें होंगी। तो ये किस पे फोकस करता है, माइक्रो एनालिटिक पिक्चर के ऊपर फोकस करता है, इंडिविजुअल स्टोरीज के ऊपर फोकस करता है। ठीक है जी। एथनोग्राफी से और ग्राउंडेड थियरी से डिफरेंस भी आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि जब हम ब्रॉडर पिक्चर लेके चलते हैं कल्चरल नॉर्म्स की, क्वेश्चंस में भी मैंने करवाया था। मान लो ट्राइबल के ऊपर, आपने किसी ट्राइब के ऊपर जो है काम करना है, उनका कल्चर कैसा है, चीजें कैसी हैं, कैसे वो रहते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीजें जब हम देखेंगे तो वो एक ब्रॉड लेवल पे कल्चरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो गया, तो एथनोग्राफी होगा। अगर हम कोई नई थियरी ही बनाना चाह रहे हैं तो वो ग्राउंडेड थियरी रिसर्च हो गया। लेकिन इसमें क्या है, हम इंडिविजुअल इंसान के एक्सपीरियंस की स्टोरी को नरेट करना चाहते हैं। ठीक है। फोकस करेंगे सिंगल पर्सन पे, याद रखना है। डाटा को गैदर करेंगे कैसे, स्टोरीज को कलेक्ट करके, या उसके जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं उनको रिपोर्ट करके, ऐसे हम वहां से डाटा कलेक्ट करेंगे। रिसर्चर का इसमें एक क्लोज बॉन्ड हो जाता है पार्टिसिपेंट के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली ना, जब आपका मान लो कोई अनजान व्यक्ति भी आपको बैठ के अपनी कहानी सुनाने लग जाए तो एक हमदर्दी, एक बॉन्ड तो आपका वहां भी बन जाता है, राइट। रिसर्चर तो ऑब्वियसली उस पर रिसर्च कर रहा है, उस इंडिविजुअल पे, उसको सब कुछ पता है उनके बारे में। एक ऑटोमेटिक ह्यूमन कनेक्ट की तरह वहां पे बॉन्ड जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। और ये जो बॉन्ड है जब रिसर्चर और पार्टिसिपेंट के बीच में, ये फिर किस चीज में फर्दर हेल्प करेगा कि जो परसेप्शंस होते हैं ना यूजुअली, कि फील्ड पे काम करते हैं तो मतलब रिसर्च अलग है, फील्ड अलग है, तो वो चीजें नहीं होंगी, right? This may help reduce a community held perception by practitioners in the field that research is distinct from the practice। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप प्रैक्टिस भी वही कर रहे हैं, वही रिसर्च हो रही है। वो एक डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि जो आप लिख रहे हैं, कर रहे हैं, वो सारा का सारा ग्राउंड लेवल पे हो रहा है और आप चीजें देख रहे हैं, प्रैक्टिस में सेम चीजें हो रही हैं जो आप लिख रहे हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी रूट्स जो है वो दिख जाएंगी इसके आपको, लिटरेचर में, हिस्ट्री में, आर्ट, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जो ये और जो अलग अलग फील्ड्स हैं इस टाइप के जिनका लिटरेचर के साथ संबंध है, ये भी नैरेटिव रिसर्च डिजाइन के साथ जो है हम देख सकते हैं कि उनमें उसकी रूट्स दिखाई देंगी।
अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहली चीज आप याद रखेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाटा होता है इसमें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कंटिन्यूटी, सीक्वेंस में, कि पहले क्या हुआ था उसके बाद क्या। मान लो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आपने लिया, फिर आपने एक इंडिविजुअल सिलेक्ट किया और वो इंडिविजुअल अपना एक्सपीरियंस उसके बारे में बता रहा है, तो वो एक्सपीरियंस कहाँ से शुरू हुआ, क्या चीजें हुई, तो वो एक क्रोनोलॉजी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें होंगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इट अलाउज रीस्टोरिंग which helps the researcher to develop a sequence of events while establishing cause and effect. तो जब वो आपको बता रहा है, रिसर्च जो पार्टिसिपेंट है, वो क्या हो जाएगा, वापस से आपको ध्यान रहेंगी वो चीजें, क्योंकि आप उसके साथ सामने 1 to 1 कनेक्ट करके आप चीजें पता कर रहे हैं। तो ये रीस्टोरिंग को भी अलाउ करता है, ये वर्ड भी आप जो है याद रखेंगे, कई बार आ जाता है। Researcher needs to be sensitive to the interaction of the character in the narrative, continuity of text, setting of experience. So researcher का sensitive होना बहुत जरूरी है, ताकि एक close bond जो है वो बन पाए participant के साथ। तो एक क्या रहेगा, कनेक्ट ज्यादा बन पाएगा और वो अच्छे से नरेट कर पाएंगे जो भी वो चीजें इंडिविजुअल ने एक्सपीरियंस की हैं वो सारी की सारी। इट इंक्लूड्स कोडिंग, बेनिफिट क्या रहेगा, ये कोडिंग को इंक्लूड करेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। कोडिंग का फायदा क्या होगा, कोडिंग इन द सेंस कि आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेके कोई कोड लेके चल रहे हैं कि इस तरीके से हो रही है चीजें, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। तो जब आप समराइज करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए क्या रहेगा, अंडरस्टैंड कर सकते हो आप भी इजीली, और उसके अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से, तभी तो सामने वाला जो इंसान पढ़ेगा उस रिसर्च पेपर को, उसको समझ आएगा, राइट। सो कोडिंग जो है वो इसमें इंक्लूड होती है। कोलैबोरेशन जो है पार्टिसिपेंट का रिसर्चर के साथ लास्ट तक रहेगा, मतलब उसने स्टोरी बताई, फिर आपने लिखी, वो भी वो देखेगा कि उसने आपने कैसे लिखा। तो इंटरप्रेट की स्पेलिंग देख लीजिएगा, इंटरप्रिटेशन आएगा, ये INTER। इंटरप्रिटेशन जो है, रिजल्ट जो है वो एंड तक साथ में रहेगा। तो पार्टिसिपेंट का कोलैबोरेशन जो है वो थोड़ा सा लंबा रहेगा। एक्टिव डिसीजन यहाँ पे, वो डिस्कशन जो है वो यहाँ पे होगा, किसके बारे में, प्रेजेंटेशन या फिर जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसके बारे में। सो ये ध्यान आप चाहिए, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। कैरेक्टर, ये स्पेलिंग देखिएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स की स्पेलिंग है वो चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगर हम स्टेप्स की बात करें, कंडक्टिंग नैरेटिव रिसर्च को जब आप कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या रहेगा, आपको किस टॉपिक पे रिसर्च करना है, आप किस इश्यू को लेके कंसर्न है, ये तो पता होना चाहिए ना आपको। सो आप जिस भी इश्यू को लेके कंसर्न है, पहले आपको वो ध्यान रखना है, यानी आपका जो पर्पज है स्टडी का वो आपको पता होना चाहिए। उसी के साथ आप एक इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है वहां पे, जिसका एक्सपीरियंस आप नोट करेंगे, ठीक है। फिर उस इंडिविजुअल से जो पार्टिसिपेंट रहेगा आपका, आप स्टोरी को कलेक्ट करेंगे वहां से, वो जो स्टोरी बताएगा वो चीजें आप ध्यान रखेंगे। फिर रीस्टोरी और रीटेल द इंडिविजुअल स्टोरी, तो आप उसको क्या करेंगे, वो मैंने बताया था ना, रीस्टोरिंग का इसमें कैरेक्टरिस्टिक रहेगी। सो ये वही वाली चीज है। फिर आप कोलैबोरेट करेंगे पार्टिसिपेंट के साथ, वो इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट तक कोलैबोरेशन, सारी चीजें रहेंगी। उसके बाद आप स्टोरी लिखेंगे, जो पार्टिसिपेंट की एक्सपीरियंसेस हैं, फिर आप वो स्टोरी लिखेंगे। उसको लिखने के बाद आप एक एक्यूरेसी, मतलब जो आप रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे उसका एक्यूरेट होना भी तो जरूरी है ना। तो क्योंकि एक्यूरेट होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप उसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं। तो जब आप प्रिजर्व करके आगे के लिए रख रहे हैं तो एक एक्यूरेट रिपोर्ट जो है वो बहुत एसेंशियल हो जाएगी, जो उस स्टोरी को एग्जैक्ट अच्छे से उसी वे में उन्हीं भाव के साथ क्या कर पाए, स्टोर कर पाए, प्रिजर्व कर पाए, ठीक है। सो ये लास्ट स्टेप रहेगा कि आप उसको वैलिडेट करेंगे कि वो एक्यूरेट तो है ना, और वो भी ऑब्वियसली आप किसके साथ मिलके करेंगे, पार्टिसिपेंट के साथ मिलके करेंगे, पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो स्पेलिंग एक आधी बार देख लीजिएगा, कई बार टाइपिंग में एरर हो जाती है जल्दी जल्दी जब आप बहुत सारी वीडियोस बना रहे होते हैं। तो ये चलिए, ये था स्टेप्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, तो हमें मतलब पता चल गया कि नैरेटिव रिसर्च का मतलब क्या है। हमें ये भी पता चल गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिसमें मेन था क्या, क्रोनोलॉजी जो है वो रहेगी, उसके साथ साथ कोडिंग रहेगी, पार्टिसिपेंट का कोलैबोरेशन जो है वो लंबा रहेगा। सो ये सारी चीजें जो है वो आप ध्यान रखेंगे, और उसके बाद स्टेप्स तो ऑब्वियसली आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यूटी में आप स्टेप देखेंगे तो ईजी सी बात है कि आप पहले जो है अपना इशू, जो आपने जिसके ऊपर टॉपिक आपने जिस पे रिसर्च करनी है वो होना चाहिए। उसके बाद आप रिसर्च, मतलब पार्टिसिपेंट को ढूंढेंगे, पार्टिसिपेंट के बाद आप उसकी स्टोरी पूछेंगे, रीस्टोरी या रीटेल करेंगे इंडिविजुअल की जो स्टोरी है, फिर कोलैबोरेट करेंगे जो स्टोरी टेलर या पार्टिसिपेंट है। उसके बाद आप उसको पार्टिसिपेंट के एक्सपीरियंसेस को एक स्टोरी की तरफ पे लिखेंगे, और जब आपने स्टोरी लिख दी तो आप उस स्टोरी या उस रिपोर्ट को वैलिडेट करेंगे कि वो एक्यूरेट है या नहीं है,
ठीक है जी। सो आई होप आपको नैरेटिव रिसर्च डिजाइन समझ आया होगा। कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। समझ आ गया है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।